नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। राम से बड़ा राम का नाम, अंत यही आएगा तेरे काम। ये दोहे आपने सुने होंगे। दरअसल भगवान श्री राम का नाम लेकर छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो राजनीति चल रही है उस पर मैं आज विश्लेषण करूंगा। दरअसल छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य होगा जहां भगवान श्री राम की ऊंची ऊंची 9 प्रतिमाएं उन स्थानों पर लगाई जाएगी जहां प्रभु श्री राम का गमन हुआ था। इसे नाम दिया गया है राम वन गमन पथ। तकरीबन 1400 किलोमीटर प्रभु श्री राम पैदल यात्रा किए थे छत्तीसगढ़ में। इस मार्ग के साथ कुल 2260 किलोमीटर रोड के निर्माण के विकास का कार्य 2019 से योजना के साथ शुरू किया गया। फिलहाल सीएम भूपेश बघेल 2023 के चुनाव के कुछ महीना पहले यानी जून 2023 तक राम वनगमन पथ मार्ग पर 9 प्रतिमाएं लगवाने का निर्णय ले चुके हैं। इसकी शुरुआत चंदखुरी से हुई जहां कौशल्या माता का मंदिर है। यहां 51 फीट की प्रतिमा लगाई गई और शेष 8 स्थानों पर 25-25 फीट की प्रतिमा लगाने का कार्य चल रहा है। फिलहाल सीएम भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण में एक प्रतिमा के स्थापना के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह के तीखे हमले किए, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि 2023 का जो चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में, वहां प्रभु श्री राम की भूमिका अहम होने वाली है। 90 के दशक के शुरुआत से आपने अभी तक देखा होगा कि देश भर में किस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के लिए खुद को समर्पित बताते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संकल्पित नजर आई। अयोध्या ही नहीं बल्कि हाल के दिनों में जिस तरह से उज्जैन और केदारनाथ, उसके पहले सोमनाथ और काशी विश्वनाथ, ऐसे तमाम स्थलों पर केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से प्रोजेक्ट शुरू किए, जिस तरह से धार्मिक स्थलों को एक वृहद रूप दिया, हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए गए। धर्म और आस्था के साथ इन्हें पर्यटन का एक प्रमुख स्थल बनाने की जो सफलतम कोशिश की, कुछ वैसा ही प्रयास छत्तीसगढ़ में होता नजर आ रहा है। वहां फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार है। अभी तक होता यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमलावर होकर यह आरोप लगाती रही कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में काल्पनिक बताया गया था। राम सेतु के मुद्दे पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया था उसमें राम और रामायण के अस्तित्व को नकारा था। भाजपा के इस हमले पर कांग्रेस कभी भी पलटवार करने की स्थिति में नहीं रहती, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जो हमले किए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से असहज हो जाएगी। इसे समझने के लिए आप सीएम भूपेश बघेल के उस वक्तव्य को जानिए और समझिए किस तरह से आने वाले दिनों में प्रभु श्री राम को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति का पारा और गर्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ में इन लोगों को 15 साल मौका मिला था। इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है, पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है। रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। रमेश बैस जी का तो गाँव जो हमारे अभी झारखंड के राज्यपाल हैं, लेकिन कभी इन्होंने सूद नहीं, केवल वोट लेने, चाहे वो राम के नाम से हो चाहे गाय के नाम से है। हमारी सरकार ने राम वनगमन पर्यटन पथ का निर्माण शुरू किया है 9 जगह इस साल। अभी पहले चरण में 9 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया, तो चंदखुरी और उसके बाद शिवरी नारायण, इसको हमने लिया और दूसरी जगह काम चल रहे हैं। तो लगातार उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। इनको तकलीफ क्यों हो रही है? इनको मौका मिला था 15 साल, हमारे तो 3.25-4 साल में 2 साल तो कोरोना निकला, उसके बावजूद भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने वक्तव्य के दौरान झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का भी नाम लिया। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक, तब 2015 में रमेश बैस के छोटे भाई श्याम बैस को बीज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। तब वे राम वन गमन शोध संस्थान के अध्यक्ष भी थे। इस संस्थान का कार्य बीते 16 वर्षों से चल रहा है, जिसने छत्तीसगढ़ में 24 ऋषि आश्रमों में जाकर 20 नदियों के संगम और करीब 124 स्थानों पर इसका अध्ययन किया। इस शोध संस्थान के सदस्य सचिव डॉक्टर हेमू यदु ने एक किताब भी लिखी। उनकी किताब का नाम है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ।
इस किताब में जो अध्ययन है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ को लेकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, जिसे पुरातत्व विभाग को सौंपा जा चुका है। इस पुस्तक में 75 स्थानों का उल्लेख है, जिसमें 51 स्थान को विकास करने का निर्णय राज्य सरकार ले चुकी है। मौजूदा राज्य सरकार ने राम वनगमन पथ को लेकर 137 करोड़ रुपए की एक परियोजना तैयार की है, जिस पर अभी काम चल रहा है। राम वनगमन पथ के जिन 75 स्थान को चिन्हित किया गया है, उसके प्रथम चरण में 9 स्थानों पर प्रभु श्री राम की मूर्तियां लगेगी। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में शोध संस्थान के द्वारा पर्याप्त जानकारी जुटाकर राज्य सरकार के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया और उस समय की सरकार ने काम नहीं किया, ऐसा आरोप जैसा कि अभी सीएम भूपेश बघेल लगा रहे हैं। उन्होंने अपने आरोपों के दौरान गाय की सेवा को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। सीएम के इन बयानों से स्पष्ट है कि राम और गाय को लेकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत और गर्म होने वाली है, जहां कांग्रेस सीधे तौर पर हमलावर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। दरअसल चंदखुरी में जब सबसे पहले भगवान श्री राम की 51 फुट की प्रतिमा लगाई गई थी, तब उस मूर्ति के आकार और आकृति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने आक्षेप किया। तब उन्हें सोशल मीडिया में तीखे हमले का सामना करना पड़ा। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे, जब आपको मौका मिला तब ये काम क्यों नहीं किया गया। जबकि गाय को लेकर भी पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह सरकार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे विश्वेश्वर पटेल ने भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिस तरह से अभी की सरकार गोबर खरीदी और गौमूत्र और गौ आधारित तमाम विषयों पर चर्चा करती है, विश्वेश्वर पटेल का यह दावा है कि उस वक्त उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उस पर काम नहीं किया। ऐसे तमाम मुद्दे जिसे भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, वो प्रभु श्री राम का मुद्दा हो, चाहे गायों की रक्षा का मुद्दा हो, ऐसा पहली बार आप देखेंगे कि कांग्रेस यहाँ पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी लगभग बचाव की मुद्रा में। ऐसे विषम हालातों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार किस तरह से 2023 के लिए खुद को तैयार करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ी चुनौती यह भी होगी कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा और उनकी टीम के द्वारा किए गए कार्यों पर जब आरोप लगता है, तब कैसे उन्हें साइड लगाकर नए लोगों को मौका दिया जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से अलग कोई नया विजन प्रस्तुत किया जाए, नई रणनीति प्रस्तुत किया जाए। नए कलेवर में भारतीय जनता पार्टी को लाने की पूरी कोशिश हो चुकी है। लगातार बदलाव हो रहे हैं, 4 चरण के बदलाव हो चुके हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश प्रभारी के अलावा जिला अध्यक्षों को बदला जा चुका है। आगे भी ढेर सारे परिवर्तन होने हैं और इन्हीं परिवर्तनों के दौर में भारतीय जनता पार्टी सनातन आस्था से जुड़े तमाम विषयों को प्रस्तुत करेगी। जैसा कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी देश भर में धर्म और अध्यात्म को लेकर काम करती रही है। फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है कि दिवाली के बाद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगातार हमलावर होने वाले हैं। वहां गायों की रक्षा से लेकर छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतर जैसे तमाम मुद्दों पर वे हमलावर होंगे। वहां से कांग्रेस की सरकार को घेरने की कोशिश होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो आगामी रणनीति है, हमले का जवाब बेहतर हमला है, न कि बचाव करना है। इसी नीति पर काम करने की योजना बन चुकी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस 11 नवंबर के महिला मोर्चा के कार्यक्रम पे है, जहां शराबबंदी और महिला उत्पीड़न को लेकर बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जुटेंगी और यहाँ से एक बड़ा संदेश निकल कर आएगा। बीते 24 अगस्त को युवा मोर्चा द्वारा सीएम हाउस के घेराव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। वहीं कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा चेहरा बने भूपेश बघेल, जिनके लिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फिलहाल चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ में हर दिन बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच राम और गाय से आगे सड़क मरम्मत, शराबबंदी जैसे तमाम मुद्दों पर अभी जोरदार वार पलटवार होने हैं। हर दिन राजनीति नए तेवर में दिखेगी, जिसके लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं। हम चाहेंगे कि राजनीति में शुचिता कायम करने के लिए राजबोध के जनमन के साथ आप लगातार अपडेट रहें। सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दें, ताकि राष्ट्र हित से जुड़े तमाम मुद्दों को हम आपके साथ जोड़ सकें। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। नमस्कार।